हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कॉमर्स पेपर 2 की जो यूनिट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इसका हम सेकंड लॉ जो है स्टार्ट कर रहे हैं, कंपटीशन एक्ट 2002। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ की। कॉम्पिटिशन लॉ आया कैसे? हम सभी को पता है 1969 वो टाइम पीरियड था जब आपका एमआरटीपी एक्ट जो है वो आया। किसके रिकमेंडेशन पर आया? दत्त कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया। 1984 में सेचर कमेटी आई। इसी 1969 के जो एमआरटीपी एक्ट है इसी को ही इफेक्टिव बनाने के लिए आपका दत्त कमेटी आई। 1991 वो टाइम पीरियड है जिस पर हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया। 1999 में क्या हुआ कि मोनोपोली से अपना फोकस शिफ्ट किया हमने कहाँ पर? कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए। किसकी रिकमेंडेशन से आई ये? एस.वी.एस. राघवन ने रिकमेंडेशन दी अपनी कमेटी के अंदर, और उन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर अगर हम बात करें, उन्हीं की रिकमेंडेशनशिप में कौन आया? आपका कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आया था। 2001 में गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया अपना एक तरीके से फोकस रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की तरफ, और 13 जनवरी 2003 में कंपटीशन जो बिल था वो कंपटीशन एक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ। अगर हम बात करें कि 2001 में बिल आया, ठीक है, 2002 में एक्ट बना, और 2003 में ये आपका प्रेसिडेंट ने इसको क्या दे दी? अपनी असेंट दे दी, ठीक है। और 2007 में आया आपका कॉम्पैक्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन एपलेट ट्रिब्यूनल। 2009 में आया कॉम्पैक्ट को रिप्लेस करके एंकलेट, नेशनल कॉम्पिटिशन लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। और 2023 में क्या हुआ कि इस कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट जो एक्ट था आपका 2002, इसके अंदर अमेंडमेंट आई। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 11 अप्रैल 2023 वाली। नाउ हम बात करते हैं कंपटीशन लॉ क्या है। देखो, जब दो फर्म आपस में कम्पीट करती है ना, तो बेनिफिट किसको होता है? कस्टमर को होता है, ठीक है। तो कंपटीशन लॉ क्या कहता है? कंपटीशन लॉ एक ऐसी फेयर मार्केट इंश्योर करता है, एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पर कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी सारी अनएथिकल प्रैक्टिस से क्या रहे? एक तरीके से बचे हुए रहें। एक ऐसा लॉ जो प्रमोट करता है और मेंटेन करता है मार्केट में कंपटीशन को, और सारी एंटी कॉम्पिटिटिव जितनी भी एग्रीमेंट्स हैं उन सभी को क्या करता है? रेगुलेट करता है, उन सभी को रोकता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि एमआरटीपी एक्ट जो था उसको रिप्लेस क्यों किया गया? ऐसा क्या था कि एमआरटीपी एक्ट में ऐसा क्या नहीं था जिसकी वजह से कंपटीशन एक्ट आया? तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आया कब? ये आया 1969 में एमआरटीपी एक्ट, और ये आया 2002 में, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड बात करते हैं कि ये क्या है? ये आपका प्री एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये हम बात करते हैं ये क्या है? ये पोस्ट लिबरलाइजेशन था, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या नहीं था? इसमें डोमिनेंस की तो बात की गई थी क्योंकि ये मोनोपोली से रिलेटेड था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एब्यूज ऑफ डोमिनेंस की बात नहीं की गई थी। एब्यूज ऑफ डोमिनेंस की बात किसने करी? कंपटीशन एक्ट ने। मतलब कि एमआरटीपी एक्ट कहता है कि डोमिनेंस बुरी चीज़ है, मतलब मोनोपोली करना ही गलत है, जबकि कंपटीशन एक्ट कहता है मोनोपोली करना गलत नहीं है, लेकिन उसका गलत यूज़ करना गलत है। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है कॉम्बिनेशन। आप सभी को पता है कि कॉम्बिनेशन से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी प्रोविज़न एमआरटीपी के अंदर नहीं था, जबकि कंपटीशन एक्ट के अंदर कॉम्बिनेशन, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो इसका प्रोविज़न है। उसके बाद हम सिक्स बात करें, कोई भी किसी तरह की कोई भी पेनल्टी यहाँ पर जो है वो नहीं है किसी तरह का, जो कि यहाँ पर पेनल्टी का जो प्रोविज़न है। उसके बाद हम सेवन्थ बात करें कि अगर हम बात करें, एक वर्ड है जिसका नाम है आपका कॉम्पिटिशन एडवोकेसी। कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, ठीक है, वो किसके अंदर है? मतलब कि यहाँ पर कोई भी रेगुलेटरी ऐसी बॉडी नहीं है जो इस एक्ट के अंदर रेगुलेशन का काम करेगी, मोनोपोली को रेगुलेट करने की, जबकि CCI जो किसके अंदर है? कंपटीशन एक्ट के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस पूरे एक्ट को कंप्लीट करती है। हम बोल सकते हैं इस पूरे एक्ट के अंदर कि अगर आप कोई भी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करते हैं, कोई भी रेगुलेशन कॉम्बिनेशन का अगर आप कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करते हैं, तो वो सब काम कौन करता है? CCI करता है। तो इसीलिए CCI बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एमआरटीपी एक्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपटीशन के। तो कंपटीशन क्या करता है? एलिमिनेट करता है उन सभी एक्टिविटीज़ को जो एडवर्स इफेक्ट डालती हैं, किस पर? कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डालती हैं, उनको क्या करता है? एलिमिनेट करता है। सेकंड, ये प्रमोट करता है कंपटीशन को, ये प्रमोट करता है या प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है उनके कस्टमर्स के इंटरेस्ट को, ठीक है। ये इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड को, जो भी आप इंडिया के अंदर कर रहे हैं आपको ट्रेड करने की फ्रीडम है, ठीक है। स्टेब्लिश करता है एक ऐसा कमीशन जिसका नाम क्या है? CCI, जो कि क्या करता है? एडवर्स इफेक्ट जितने भी कंपटीशन पर हो रहे हैं उनको क्या करता है? उनको रोकता है। प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? CCI करता है, पेनल्टी के थ्रू। अब हम बात करते हैं मेन प्रोविज़न क्या है इस कंपटीशन के। मैं थोड़ी स्पीड इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये कंपटीशन जो लॉ है ये बहुत बड़ा है, और इसके अंदर मैं 3 वीडियोज़ लेकर के आने वाली हूँ,
और अभी एक ये वीडियो है, इसके बाद CCI सेकेंड वीडियो में कराऊंगी और थर्ड वीडियो में PYQs कराऊंगी। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ स्पीड को बनाए रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपटीशन के प्रोविजन कौन कौन से हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट और प्रोहिबिशन ऑफ कॉम्बिनेशन एंड मर्जर्स। देखिए, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रोहिबिशन सेक्शन 3 के अंदर आता है। यहाँ पर याद रखिएगा, इसके अंदर सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड 6 ये एक सीरियल वाइज हैं और यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनता है। मैच द फॉलोइंग में आपको प्रोविज़न दे देगा, उनके सेक्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन से सेक्शन किस प्रोविज़न के हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। इस टेक्स्ट को अगर मैं पढ़ाऊँ, इस टेक्स्ट को सिंपल वे में बताऊँ ना, तो इसके अंदर ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन से, सप्लाई से, डिस्ट्रीब्यूशन से, स्टोरेज से, एक्विजिशन से और कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन सभी को क्या करता है, जो आपका रिलेटेड किससे है, प्रोडक्शन से, सप्लाई से, डिस्ट्रीब्यूशन से, स्टोरेज से, कोई भी ऐसा प्रोविज़न जो भी आप कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है किसको, कंपटीशन को, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट क्या हैं, वॉइड है। ये बोलता है प्रोविज़न ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, मान लीजिएगा कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो अगर किसी प्रोडक्ट को, वो अगर किसी का प्रोडक्शन जो है वो रोक देता है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, अगर मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, उसके प्रोडक्शन को रोक देता है, तो डेफिनेटली उसकी क्या हो जाएगी, उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। डिमांड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस जो बढ़ जाएगा और ज़्यादा प्राइस पे वो उस चीज़ को बेच देगा। ये क्या करता है, कंपटीशन को क्या करेगी, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ कर देंगी। तो आप क्या कर रहे हो, कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया ना आपने, ये आपने कंपटीशन को ख़त्म किया ना कब। तो इसलिए सेकंड हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की। दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, आप सेम लेवल पर, और वर्टिकल का मतलब क्या है, लाइन तो सेम है लेकिन या तो आप बैकवर्ड कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो अपने जो है वो सप्लायर से और अपने सेलर से एग्रीमेंट करता है तो वर्टिकल एग्रीमेंट में आता है। लेकिन वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, सेलर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ एग्रीमेंट करता है तो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट के अंदर आता है। अब हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट का मतलब है, मान लीजिए एक सेलर ये है, एक सेलर ये है, अगर ये दोनों आपस में कोई भी प्राइस फिक्स करते हैं, ठीक है, ये आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, ये कोई भी आपस में कोलिजन करते हैं या कोई भी एक तरीके से कार्टेल बना लेते हैं या आपस में कोई भी ट्रेड एसोसिएशन बना लेते हैं, ठीक है। और ये अगर ये कह दें कि मतलब मान लीजिए ये एक सेलर है, ये एक सेलर है, ये कह दे कि ये वाला जो एरिया है इसके अंदर मैं मार्केटिंग करूँगा, इस वाले एरिया के अंदर आप मार्केटिंग करेंगे, मतलब ये अपना मार्केट एरिया भी डिसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट। तो वर्टिकल एग्रीमेंट में क्या है, सबसे पहले आता है टाइन अरेंजमेंट। देखिए, टाइन अरेंजमेंट का मतलब ना सिंपल तरीके से समझाती हूँ। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके वो ना कुछ लैब्स के साथ या कुछ मेडिकल स्टोर के साथ क्या करते हैं, टाइप कर लेते हैं कि मतलब भाई यहीं से आप जो है बाकी सारे अपने चेकअप वगैरह यहीं से कराओगे लैब से ही, और बाकी सारे जितने भी आप मेडिसिन लोगे वो इसी मेडिकल स्टोर से लोगे। तो ये क्या है, एक तरीके से टाइप है। तो टाइप अरेंजमेंट का मतलब क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि मतलब आप टाइप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसके साथ अगर आपको ये चीज़ खरीदनी है, मतलब आपको इलाज अगर यहाँ से कराना है तो इलाज अगर आपको यहाँ से कराना है तो आपको मेडिसिन यहीं से लेनी होगी। अगर आपको स्कूल में पढ़ना है तो बुक्स आपको यहीं से लेनी होगी, ड्रेस आपको यहीं से लेनी होगी। तो ये क्या है, टाइम अरेंजमेंट है। एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, पहले क्या था, एक्सक्लूसिव सेलिंग एग्रीमेंट था, सेलिंग को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डील एग्रीमेंट में। मतलब कि आप कोई भी ऐसी डील कर रहे हैं जो क्या कर रही है, जो ट्रेड प्रैक्टिस पर एडवर्स इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट, तो वो क्या होगा, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, आप क्या कर रहे हैं, आप एक मार्केट एरिया को अगर डिसाइड कर रहे हैं, इस मार्केट एरिया में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, इस मार्केट एरिया के अंदर ये मार्केट एरिया मेरा, ये मार्केट एरिया आपका, तो आप क्या कर रहे हैं, तो भी आप एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं किस पर, कंपटीशन पर। और रिफ्यूज़ल टू डील, आप डील करने से ही मना कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर मना कर रहा है सेलर को कि मैं डील ही नहीं करूँगा आपके साथ। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का मतलब क्या है, ये एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है, ये आगे अपने होलसेलर और रिटेलर को बोल रहा है जिस डिस्काउंट प्राइस पर चीज़ें मैं दे रहा हूँ ना, उसी डिस्काउंट प्राइस पर आप भी देंगे। मतलब ये जो आगे प्राइस मेंटेनेंस का आगे भी काम यही कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके वर्टिकल एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका ये मैंने सारा समझा दिया है, अगर आप सभी को पढ़ना है तो आप सभी यहाँ से पढ़ सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब कि अगर हम बात करें ना दो चीज़ों की, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें कॉपीराइट भी आता है, पेटेंट भी आते हैं, ट्रेडमार्क भी आते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आते हैं, डिज़ाइन एक्ट आता है, ये सभी इस एक्ट के अंदर मतलब कि इस एक्ट में लागू नहीं होते। हम बोल सकते हैं इन पर CCI किसी तरह का कोई भी पेनल्टी जो वो नहीं लगाती है। और सेकेंड क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी के अप्रूवल के साथ भी, आपको CCI के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट क्या कहता है। देखो डोमिनेंट पोजीशन का मतलब मैंने बता दिया, डोमिनेंट पोजीशन का मतलब होता है कि आप कोई भी ऐसी पोजीशन जिसका आप गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, लाइक आपने देखा होगा जियो ने क्या किया, जियो जैसे ही आई नेटवर्क एरिया को एक तरीके से क्या किया, अपने साथ ले लिया सबको, ठीक है, और सारे कस्टमर अपनी तरफ कर लिए, और BSNL वोडा ये सब क्या हो गए, एक तरीके से ख़त्म हो गए। तो इसने क्या किया, एक तरीके से अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया ना। तो अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट का मतलब क्या है, आप एक स्ट्रेंथ पोजीशन पर हैं, ठीक है, आप लिमिट कर रहे हैं आप मार्केट एरिया को लिमिट कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रोडक्शन सप्लाई गुड्स इन सभी को जो है वो लिमिट कर रहे हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं लिमिट और रेस्ट्रिक्ट किस किस को, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को, सर्विसेज को, टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, और कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो मार्केट एक्सेस को एक तरीके से रोक देती है। या हम बोल सकते हैं कि डोमिनेंट पोजीशन के अंदर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा प्रेडेटरी प्राइस। प्रेडेटरी प्राइस का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ बनाई कितने की, 100 की, बेच रहे हैं आप उसे 50 में, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये, सेलिंग कितने पे कर रहे हो, 50 पे। तो इसका मतलब क्या है, बिलो द कॉस्ट जा करके आप क्या कर रहे हो, कंपटीशन को ख़त्म कर रहे हो। तो इसका मेनू, तो डोमिनेंट पोजीशन गलत है, मतलब कि अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन गलत है, लेकिन डोमिनेंट पोजीशन होना गलत नहीं है, लेकिन अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन होना गलत है। तो ये कहता है आपका सेक्शन 4। उसके बाद सेक्शन 5 एंड 6 क्या कहता है, लास्ट सेक्शन है जो कहता है कि रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन आता है सेक्शन 5 के अंदर और ये आता है सेक्शन 6 के अंदर, ये याद रखिएगा। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, आप कोई भी एक्विजिशन कर रहे हैं, कोई भी एक साथ मर्ज हो रही हैं, कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी एंटरप्राइज दूसरे को अपने साथ क्या कर रही है, एक तरीके से एक्वायर कर रही है, ठीक है, उस पर उसका पूरा कंट्रोल, उसके शेयर, उसकी वोटिंग राइट, उसके एसेट, सब कुछ आपने क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन कर लेना या मर्जर कर लेना। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या आता है, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई भी कॉम्बिनेशन किया है ना, अगर आपने कोई भी कॉम्बिनेशन किया है जिसका अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ये लाइन याद रखिएगा, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पर, जो कंपटीशन पर अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालती है कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, उसको रेगुलेट किया जाएगा किसके थ्रू, उसको रेगुलेट करेगी आपकी CCI। और CCI क्या करती है, पेनल्टी लगाती है। अब जब मैं CCI आपको पढ़ाऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा कि जो CCI है वो किस तरीके से इस कॉम्बिनेशंस को जो है वो रेगुलेट करती है। अब यहाँ पर एक टॉपिक मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के केस में अगर कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता है तो उस केस में CCI पेनल्टी लगाती है कितनी, मैक्सिमम कितना, याद रखिएगा, मैक्सिमम 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर, 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर, कितना, लास्ट 3 ईयर्स की। कोई भी एंटरप्राइज है अगर उसकी लास्ट 3 ईयर्स के टर्नओवर का मैक्सिमम 10% जो वो पेनल्टी के रूप में लगता है अगर आप कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है वो करते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, किन कॉम्बिनेशंस को जो CCI है वो मना करती है। ये लास्ट स्लाइड मेरी थैंक यू के, लेकिन यहीं पे बता देती हूँ मैं कि जिनकी टर्नओवर, याद रखिएगा, सॉरी, कोई भी ऐसी डीलिंग या कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो, कितनी, 2000 करोड़ की अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको CCI से अप्रूवल लेना पड़ेगा उस कॉम्बिनेशन को करने के लिए, ठीक है। और पहले ये टाइम पीरियड कितना था, पहले टाइम पीरियड था आपका 210 दिन का, लेकिन अब 150 डेज़ के अंदर अंदर आपको मतलब ये बताना होगा कि जो भी आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो CCI को ये देखना होगा विद इन 150 डेज़ कि वो कॉम्बिनेशन है भी या नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये था पूरा का पूरा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट वीडियो है, सेकंड है और थर्ड है। अगर आपने तीनों वीडियोस को कर लिया तो आपको HTET और आपका UGC नेट दोनों में इस टॉपिक में किसी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी जो है वो नहीं आने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस।